जब भी कोई आपको उकसा रहा हो, नंबर वन, उकसावे में नहीं आना है। इमोशंस में बह के फैसला नहीं करना है। कोई भी ऐसा फैसला जिसके दूरगामी परिणाम है, वो इमोशन से बह के नहीं करना है। थोड़ा सा वहां से हट के, न्यूट्रल होके, सोच के, समझ के फिर करना है। तो जब जब मन में ऐसा भाव किसी के आए, एक बार थोड़ा सा वहां से खुद को हटाना और गहराई में सोचना। सोचते कैसे हैं? जब आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उनका क्या पर्पस था, कहीं मैं उनका पर्पस पूरा तो नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए। जब आप इस तरह से चीजों को ब्रेक करके सोचते हैं, तो आप एक अच्छे लेखक भी बनेंगे, एक अच्छे इंटरव्यू के उम्मीदवार भी बनेंगे, एक अच्छे सिविल सर्वेंट और अच्छे नागरिक भी बन जाएंगे। तो उसको मैंने कल थोड़ा संक्षेप में समझाया, तो मुझे उस समय ये लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम क्लास में आप लोगों से भी बात करूं, और आप लोग अपने अपने परिवार के लोगों से बात करें। जब माहौल बहुत खराब हो, तो अपने हिस्से का माहौल ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ही। हर व्यक्ति तक तो हम नहीं पहुंच सकते, पर जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक कम से कम माहौल को ठीक करना, समझना, समझाना बहुत जरूरी चीज है। जब भी ऐसा हो तो पहले सोच के देखिए कि कौन है जिसने ये किया होगा। और समझदारी का मूल लक्षण पता है क्या है? आप चीजों को अलग कर पाते हैं, चीजों को मिला के एक नहीं करते हैं। जो चीजें अलग अलग हैं उनको अलग अलग करके देख पाने की क्षमता आपके अंदर है। ये किसने किया होगा, कौन होगा? और इसका सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या होता है? जिसको इससे फायदा होगा उसने किया होगा। अभी एक पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने किया है। कुछ लोग ये पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि सारे मुसलमानों ने मिलकर ऐसा किया है, मुसलमान लोग चाहते हैं कि हिंदुओं को मार दिया जाए। और जो इमोशनल लोग हैं बहुत ज्यादा, उनको भड़काना सबसे आसान काम दुनिया में होता है। अगर हम दो ऑप्शन लेके चलें, एक लेके चलें कश्मीर के मुसलमान, एक लेके चलें पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान को एक कह रहा हूं, पाकिस्तान भी एक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी अलग है, पाकिस्तान की सरकार अलग है, पाकिस्तान की जनता अलग है। कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा करने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। इतने सालों की दहशतगर्दी के बाद 1980 के दशक के अंत में जो माहौल बिगड़ा, तब से बिगड़ा ही हुआ था। 2019 के बाद जब 370 को एब्रोगेट किया गया, तब भी कहा गया कि माहौल बिगड़ेगा, पर माहौल लगभग स्थिर रहा, संभल गया। कई साल तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासन चला केंद्र के माध्यम से। अब वहाँ इलेक्शंस भी हो गए। जनता की डिमांड पता नहीं थी, यानी क्योंकि कई वहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि हमें तो ऐसे ही ठीक लग रहा था, बिना बात के इलेक्शन करवा दिया आपने। पर ठीक है, जनता का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इलेक्शन हो गया। उसके बाद अगर आप डेटा देखें, और एक सिविल सर्वेंट की पहली पहचान है कि वो डेटा देख के बात करता है, हवाई बात नहीं करता है। पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो गए उनकी संख्या 22 लाख से 25 लाख थी, और पिछले साल 2.5 करोड़ की संख्या थी। 10 टाइम्स बढ़ोतरी हुई वहां के पर्यटन में, और वहां का मुख्य उद्योग तो वही है, पर्यटन ही, टूरिज्म है। इस साल भी उम्मीद थी कि पर्यटन बहुत बढ़ेगा। गर्मी थोड़ी पहले आ गई। गर्मी पहले आने का मतलब वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल में ही जो इलाका आमतौर पर मई जून में आबाद होता था, वो अप्रैल से ही आबाद होना शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई, लोग जाने लग गए। वहां का टूरिज्म बढ़ने से क्या हो रहा है? वहां के लोग खुशहाल है। और ये इमोशनल हो के ये कहना कि हमारी जमीन है, भारत छोड़ दो, भारत वाले चले जाओ, वो 2 दिन की बात अलग है। पर जिस देश से आपको रोज रोजी रोटी मिल रही हो, आप चाहेंगे कि उस देश के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। कोई भी चाहेगा। ये पेट भरा रहेगा तो आप सब बातें कर सकते हैं, पेट ही खाली होगा तो क्या बात करेंगे? और ऐसी रिपोर्ट्स में 3-4 दिन से पढ़ रहा हूँ कि जो बेरोजगार युवक वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवा के कश्मीर के अंदर लेके आते थे, उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन सबको रोजगार मिल गया है। उनको उस काम के लिए मिलता था 5,000 रुपए, आजकल वो हर महीने 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, केवल टूरिज्म की वजह से। जितने होटल थे सब भर जाते हैं। अब क्या करें, लौटाएं कैसे? तो वहां के लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल दिया टूरिज्म के लिए, गांवों तक में निकाल दिया कि सस्ते में हो जाएगा, थोड़ा दूर जाकर रहेंगे गांव में, घर के अंदर लोग रखते हैं कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होता रहे। और जिस चीज से पूरे राज्य की इकोनॉमी चल रही है, कोई अपने पेट पे लात क्यों मारे? इस बात से दिक्कत किसको हो सकती है? कश्मीरी मुसलमानों को दिक्कत है नहीं। ये हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग किसी के बहकावे में आए होंगे, ये हो सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है, ये बात भी सही है। लेकिन जनरली वहां का समुदाय क्यों चाहेगा कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट जो आ रहे हैं, इस बार उम्मीद 3 करोड़ की वो कर रहे हैं। अब तो पिछले 2 दिन से जो हालत है वहां पर, कि जो पहलगाम स्विट्जरलैंड था,
वो बन गया घोस्ट सिटी जैसा, पूरे शहर में कोई नजर नहीं आ रहा। ये कौन चाहेगा? तो मेरी पहली बात है, समझने का तरीका ये है कि कश्मीर का सामान्य मुसलमान, दो चार अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो लोकल सपोर्ट कर रहे होंगे, सामान्य मुसलमान ये नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसका तो रोजगार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, वो ऐसा क्यों चाहेगा? तो कौन चाह सकता है? इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रैंडमली जाए मार दे भाई? जिनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और भेज रहे हैं अपनी आकाओं को, और जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें आराम से संभाल पा रहे हैं, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू, सीधे मार दिया सिर पे। इतने ठंडे खून के साथ किलिंग करना मजाक नहीं होता है। कभी आप आईपीएस बनेंगे, पहली बार किसी को मारना पड़ गया ना, कई दिन नींद नहीं आती उसके बाद। जो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, इसका मतलब वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है, उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली होगी? तो ट्रेनिंग कौन देगा? सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिली होगी। अब ये मान के चलेंगे। पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान की जनता को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जनता में कुछ मूर्ख हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी हैं, जो बिना बात के बिलबिलाते रहते हैं, भारत को बर्बाद कर दो, यहाँ भी पाकिस्तान बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अरे खत्म करके वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो रहेंगे ना भाई। यहाँ आ गए तो और तबाह हो जाओगे आप। अच्छा वहां पर है, लेकिन खत्म कर दो। ऐसे क्यों खत्म कर दो? वो रहते हैं, ठीक है, रहे मस्त, हमें परेशान ना करें, हमें क्या दिक्कत है इस चीज से? क्या पाकिस्तान की सरकार को दिक्कत है? हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल जिसको दिक्कत है वो वहां की आर्मी है। और आर्मी को क्यों दिक्कत है? सिंपल है, समझिए क्यों दिक्कत है। आप तो आईआर भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ये सब आपके पाठ्यक्रम की चीजें हैं। क्यों दिक्कत है? एक तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की स्थिति में जा चुका है, कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगता है, पैसे नहीं है। जहां आटा 600 रुपए किलो हो चुका हो और हालत खराब होती जा रही हो, आम पाकिस्तानी के पास खाने पीने के पैसे नहीं। और जब खाने पीने के पैसे ना हो तो उस देश में गृह युद्ध भड़कना बहुत आसान होता है। सिविल वॉर न भड़के तो लोगों को इमोशनली फूल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जब जब किसी देश में जनता परेशान होती है, शासकों की कोशिश होती है कि किसी मामले में उलझा दो। और जब भी युद्ध का मौसम बने, हो सकता है कि किसी देश में इलेक्शन होने वाले। एक शायर ने बड़ी खूब पंक्ति कही है, सुनिए आपने पंक्ति वो वाली। तो उन्होंने कहा, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। क्योंकि लोगों को इमोशनल बना देंगे, चुनाव होगा, उसका फायदा मिल जाएगा। इस समय पाकिस्तान की सरकार क्राइसिस में है, तो पाकिस्तान की सरकार को चुनाव हो या ना हो, जनता का ध्यान भटकाने की जरूरत है, इसलिए वैसा कर सकते हैं। फिर कुछ दिन पहले वहां पर एक घटना हुई बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है। ये खबर ये बात बात ताली बजाने की नहीं है, रियल सिचुएशन ऐसी वहां पर इस समय चल रही है। दो तीन बच्चे होने की उम्मीद है। इधर 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 सिंध ओवर ड्यू है, कभी भी खबर आ सकती है। तो लेकिन ये खबर जल्दी आने वाली है। ये प्री मैच्योर बेबी है, थोड़ा जल्दी 7 साढ़े 7 महीने में लगता है कि ऐसा होता है कभी कभी, प्रकृति के अपने उसूल होते हैं। अब उनको लग रहा है कि सोचो, किसी देश के अंदर ट्रेन हाईजैक हो गई। बस भाई, फ्लाइट फिर भी समझ में आता है कि फ्लाइट में दो लोग चढ़े लेके चले गए, ट्रेन तो जमीन पे है, इतनी लंबी है। ट्रेन हाईजैक हो गई, कितने लोगों को मार दिया, सेना कितने लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है कि आपसे अपने देश में ट्रेन नहीं संभल रही है। आपके देश का एक बहुत बड़ा प्रांत इतना नाराज है कि आपके देश की ट्रेन पे कब्जा कर लेता है। उनको बलूचिस्तान के मामले को दबाना है, शांत करना है। और शांत करने का तरीका क्या है? कुछ और भड़का दो मामला, उससे लोगों का दिमाग वहां से हट जाता है। तो एक तो गरीबी, ऊपर से बलूचिस्तान, और तीसरा एक शख्स वहां बहुत परेशान है, उसका नाम है असीम मुनीर। वो वहां के सेनाध्यक्ष है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको पता हो, भारत से गए थे जब, मतलब भारत और पाकिस्तान बटे थे, उस समय भारत से उनका परिवार गया था पंजाब से। पंजाब के मुसलमान जो होते हैं, पंजाबी मुसलमान, उस बैकग्राउंड से हैं। इमरान खान के दौर में उनके नजदीकी थे, आईएसआई के चीफ बनाए गए थे। आईएसआई का बेसिक काम है भारत को परेशान करना, उसके चीफ थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी कि उसके बाद इनको पनिशमेंट पोस्टिंग देके बहुत खराब पोस्टिंग में भेज दिया गया। अब जैसे इमरान खान की सत्ता पलटी, नवाज शरीफ के भाई आए, तो नवाज शरीफ के निर्देश पे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बनाया गया।
एक्सटेंशन देके। और इसलिए बनाया गया कि इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 है इस समय। इमरान खान और उनके समर्थक इस समय पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं लगातार। बात बात पे राजधानी घेर लेते हैं और ऐसा लगता है कि राजधानी कब्जे में है इमरान खान के लोगों के। तो इमरान खान फैक्टर को दबाने के लिए सेना का प्रमुख ये व्यक्ति बना है। और इसके मन में एक परेशानी हमेशा से भारत को लेके, इसने कुछ दिन पहले ऐसी एक स्पीच दी भी थी जिसमें भारत के हिंदुओं को अटैक किया कि हिंदू लोग हमसे अलग हैं, हम एकदम अलग हैं, हम एक हो ही नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें की। जो एक हिंट अपने आप में था कि कुछ तो पक रहा है। और इनको यह समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध होते रहेंगे तो आर्मी का महत्व रहेगा, युद्ध नहीं होंगे तो आर्मी का महत्व खत्म हो जाएगा। कश्मीर से लोकल सपोर्ट जीरो हो चुकी है। और धर्म का मुद्दा कि धर्म के नाम पे राज्य अलग होगा, देश अलग होगा, लोग नहीं करना चाह रहे, लोग शांत हैं, उनको रोजी रोटी मिल रही है, उनकी लोकप्रिय सरकार का इलेक्शन भी वहां पर हो चुका है, तो लोग क्यों आंदोलन करेंगे, क्यों क्रांति करेंगे भाई। और इसलिए आप पहली बार देखेंगे इस हादसे के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने बहुत सारे मोर्चे खोल के विरोध किया। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने विरोध किया। और जो ऐसी पार्टियां भारत में जिनको लेकर लोग कहते हैं कि वो एकदम प्रो मुसलमान है, एंटी हिंदू है, वो वैसी साहब हो, खुल के समर्थन किया भारत सरकार का कि हम देश के साथ हैं। देश का हर मुसलमान संगठन इस समय खुल के वोकली देश के साथ खड़ा हुआ है। ये वो बार बार कह रहे हैं, उनको कहना जरूरी भी है, उन पर शक है, उनका कहना लाजमी है, और कह भी रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। इतना होने के बाद भी यदि हम आपस में नफरतें बढ़ा लेंगे तो इसका मतलब हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। उनकी साजिश ये है कि ऐसी कुछ घटनाएं कर दो कि कश्मीर के अंदर फिर से हिंदू मुसलमान इतना हो जाए कि कश्मीर की जो डेवलपमेंट थी, जो कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा मन से बन रहे थे, वो ना बन पाए। फिर पटरी से उतर जाए सारा प्रोसेस, जो इतनी मुश्किल से पटरी पे आया है, सारा उतर जाए पटरी से। हमारे देश की देखिए सबसे खूबसूरत बात क्या है। कहते हैं कि भारत में भी इस समय सांप्रदायिकता ज्यादा है। मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि हाँ, इस समय माहौल में पहले की तुलना में थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहता है। पर एक बात पे जो गर्व करना चाहिए वो ये है, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटीज ने वहां की मेजोरिटी के 25 लोगों को मारा होता, तो पूरे देश में क्या हाल होता। हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, 3 से 4 दिन इस घटना को हो गए, पूरे देश में एक जगह भी दंगा नहीं हुआ है। किसी देश की मेजोरिटी के 27 लोगों को मारा जाए, 25 लोगों को मारा जाए, बेरहमी से मारा जाए, और पूरे देश में एक भी दंगा फसाद ना हो, इसका मतलब है कि वो देश अपनी मूल प्रकृति में हिंसक नहीं है, मूल प्रकृति में चीजों को समझता है, समझदार है। और सबका गुस्सा कुल मिला के पाकिस्तान को लेके है, न कि भारत के लोगों के बीच की खाई की तरफ है। अब ऐसे मामले में सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी स्थिति में अगर आप होते समाधान करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले, तो आप क्या करते? अगर हमने कश्मीर का बाइकआउट कर दिया, टूरिज्म खत्म कर दिया, तो जीत हमारी हुई या उनकी हुई? तो उनकी जीत हो गई। इसका सही समाधान क्या है? कश्मीर में जहां जहां टूरिज्म होता है वहां वहां सिक्योरिटी इतनी कायदे से बढ़ाई जाए और टूरिज्म 2.5 करोड़ की जगह बढ़ के 3-4 करोड़ हो जाए, ताकि कश्मीर के जो थोड़े बहुत बच्चे अभी भी दुविधा में हैं, उनकी दुविधा भी स्थायी रूप से खत्म हो। इसलिए कश्मीर का टूरिज्म खत्म करने का मतलब है कि आप उनके शिकार हो गए, आप उनके झांसे में आ गए, आपने वो काम कर दिया जो वो चाह रहे थे। ये नहीं करना है। वो दूसरा क्या चाह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को इनसिक्योरिटी हो जाए, उनको लगे हिंदू ऐसे हैं, हिंदुओं को इनसिक्योरिटी मुसलमानों से हो जाए। जिस मामले में हमारे देश ने एकदम ठीक स्टेप लिया, पिछले 3-4 दिन में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जो चिंता वाली हो। क्योंकि भारत के हिंदू इस बात को समझ रहे हैं कि दुश्मनी अपने परिवार के लोगों से नहीं है, दुश्मनी बाहर के लोगों से। और सरकार की भूमिका क्या होती है? जॉइंट फैमिली के मुखिया वाली, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कभी शांति नहीं होती है। 4 भाई हैं, चारों के आपस में झगड़े चलते रहते हैं। इसकी पत्नी उसकी पत्नी से नाराज है, इसका पति इसके पति से नाराज है, ज्यादा मैं कमाता हूँ, खाता ज्यादा ये है, ये मोटा हो गया है, मैं पतला हो गया हूँ, ज्यादा रिसोर्सेज मुसलमानों पे खर्च हो रहे हैं, ज्यादा संसाधन हिंदुओं पे खर्च हो रहे हैं। ये सब जॉइंट फैमिली में चलता है, चलता रहेगा। लेकिन कोई जॉइंट फैमिली घर के अंदर के झगड़ों को बाहर लेके नहीं जाती है। और सरकार एकदम सही कर रही है, नहीं लेके जा रही है। सरकार ने सारे स्टेप पाकिस्तान के खिलाफ लिए। नदी के मामले पे हमने एक स्टेप लिया। इन स्टेप्स का असर समय के साथ दिखेगा। और अभी आप में से कई लोगों का मन कर रहा होगा कि युद्ध हो ही जाना चाहिए। इस समय जो है ना, वॉर लाइक सिचुएशन है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है,
अगर युद्ध हुआ तो फायदा किसको होगा? सेनाओं को फायदा होगा, विशेष रूप से बाहर की सेना को। भारत की सेना भारत के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है। पाकिस्तान की सेना और आजकल बांग्लादेश की सेना लगभग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टक्कर में या उससे ऊपर काम कर रही है। उन सेनाओं को मोहलत मिलेगी, उन सेनाओं को फिर से सांस मिलेगी कि हमारा अस्तित्व ठीक चल रहा है। युद्ध होना हमेशा ध्यान रखना है, युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे। एथिक्स के पेपर में एक टॉपिक है इंटरनेशनल एथिक्स, उसमें युद्ध एक सब टॉपिक है कि युद्ध अपने आप में कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है। तो उसका एक ही उत्तर है, जब तक युद्ध टल सकता है युद्ध को टालना चाहिए, जब टलना संभव ना हो तो करना चाहिए। साहिर साहब ने एक बड़ी अच्छी नज्म लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतियाज देगी। इसलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे और आपके घरों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये होना चाहिए दिमाग का स्टैंड। लेकिन आत्मसम्मान, आत्मरक्षा बहुत जरूरी मसले हैं। और जब ऐसी नौबत आ जाए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब युद्ध करना जरूरी होता है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसी नौबत आ गई है। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए थे नीत्शे, एक बहुत अच्छे दार्शनिक हुए थे हेराक्लाइटस, इन सब लोगों ने कहा कि कभी कभी किसी समाज के जिंदा रहने के लिए युद्ध बहुत जरूरी होता है। दिनकर एक कवि हुए कुरुक्षेत्र में, उन्होंने एक बात लिखी, पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध की बात चल रही है और बहुत परेशान है युधिष्ठिर कि युद्ध हमने लड़ा, अच्छा किया कि बुरा किया। युद्ध खत्म हो गया महाभारत में, शांति पर्व महाभारत का अंतिम हिस्सा है। युधिष्ठिर गिल्ट फीलिंग से भरे हैं कि हमने 5 भाइयों के हक के लिए 100 कौरवों की लाशें बिछा दी, लाखों लोग मार दिए, कितना बुरा काम हमने किया। और वो भीष्म पितामह के पास गए हैं कि मैं इस गिल्ट फीलिंग से मरा जा रहा हूं, आप इस पे क्या कहते हैं। भीष्म पितामह ने बहुत लंबी डिस्कशन की जिसमें एक पॉइंट सेंटर में है कि युद्ध तब तक नहीं करना है जब तक जरूरी ना हो, जरूरी हो जाए तो करना है। और करना है तो युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है जिसने आत्मरक्षा में किया है, युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उस पे है जिसने युद्ध पैदा करने की कंडीशंस क्रिएट की है। और तब वो एक पंक्ति कहते हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण मतलब बीमार, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से। अगर रोग पास आ ही गया है तो मिठाई से थोड़ा ना समाधान होगा, कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी, खानी पड़ेगी तो खाएंगे, ऐसा क्या है। इसलिए एक सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे पहले समझना है कि इन सिचुएशंस के मूल में क्या है, उनके इरादे क्या हैं। हमें उनके इरादे पूरे नहीं करने हैं, उनके इरादों को समझकर शांति से, धैर्य से, समझदारी से निर्णय करना है, उकसावे में नहीं आना है। पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं सोचना है, जो गलत कर रहे हैं, जो वहां के आतंकवादी हैंडल्स हैं या सेना के लोग हैं, उनके बारे में सोचना है। युद्ध जैसी स्थितियों से खुद को भी रोकना है, आसपास के माहौल को भी ठीक रखना है। और अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आ जाए, वैसे तो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में युद्ध आमतौर पर नहीं होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी संभालेगी इस चीज को, अगर ऐसा होगा तो आ जाए तो फिर देख लेंगे ऐसा भी क्या है। और एक हमारे बड़े अच्छे शायर हुए वाहिद अली वाहिद नाम के, बड़ी सुंदर कविता लिखी है। और ध्यान रखना है, धर्म से मुसलमान है और कविता लिखी है भारत के सम्मान में, बड़ी शानदार। क्योंकि दिक्कत है कि हमारे दिमाग में पाकिस्तान और मुसलमान कई बार समानार्थक बन के आता है, ये गलती भूल के भी नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी। और वो कह रहे हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। तो बिगड़ैल पड़ोसी को ढालना पड़े, ढाल देना चाहिए, लेकिन मिसप्लेस्ड एरोगेंस से बचना है। गुस्सा उस पे करना है जिस पे करना चाहिए, उसका नाम लेके किसी और पे नहीं करना है। एक समझदार नागरिक होने की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब, भाई आप तो कल को देश संभालेंगे ना, अभी खुद को संभालो, पहले खुद को संभाल के परिवार को संभालो, अपने आसपास के माहौल को संभालो, कल को देश को संभालो। और युद्ध अगर इमोशंस में होने लग गए तो दुनिया में कोई बचेगा नहीं, इतने युद्ध होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो युद्ध निजी जीवन में भी तभी करना है जब कोई चारा ना हो।
जब तक बातचीत से मामला बना। और अच्छा युद्ध बंदूकों से नहीं होता है, मनोविज्ञान के स्तर पे होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके होता है, जो हमने कर लिया है पहले ही। अगर चीन और बांग्लादेश को भी कमेंट करना पड़ ही गया फाइनली, इसका मतलब है कि नैतिक दबाव हमने दुनिया भर में बना दिया है। युद्ध होता है आर्थिक स्तर पर। कमर तोड़ने का तरीका बंदूक नहीं होता है, कमर तोड़ने का तरीका इकोनॉमी को हिलाना होता है, जो हमने पहले स्टेप्स ले लिए। इन सब से बात ना बने तो अंत में होता है कि बंदूक उठाओ और काम शुरू करो। लेकिन वो बहुत बात की बात है, और उसके लिए पागलपन तो एकदम ठीक नहीं। क्या मैं आपको समझा पाया? और ये एक मुद्दा था। किसी भी मुद्दे पर पर्सपेक्टिव इस तरह से रखना है, समग्र, मूल कारण पे जाना है, उछली बातों से बचना है, और जो सही समाधान है, मल्टी फैसेटेड, मल्टी प्रॉन्ग्ड, बहुपक्षीय समाधान, उसको लेके आगे बढ़ना है।